ये वीडियो आंतरिक सुरक्षा पर विनय सर द्वारा ली गई करीब साल भर पहले की एक क्लास का हिस्सा है। हाल ही में एक विभत्स नक्सली हमले को देखते हुए ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर नक्सलियों की रणनीति क्या है। तो अगर हम नक्सलियों की रणनीति को समराइज्ड करें कि नक्सलियों की रणनीति क्या है, तो हमने कहा नक्सली क्या मानते हैं, एक तरफ क्या है, सरकार है, और एक तरफ उनका मानना है कि वो स्वयं है यानी नक्सली। उनका ये कहना है कि सरकार के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, सरकार के पास शक्ति बहुत ज़्यादा है, पुलिस है, सेना है, इंटेलिजेंस है, विदेशी संबंध हैं और वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में। और नक्सलियों के पास देखिए तो उनका मानना है ना तो उनके पास प्राप्त संसाधन है और ना ही उनके पास शक्ति का कोई क्या है, साधन है। तो ये लड़ाई अनइवन है, ये लड़ाई बराबर की नहीं है। तो नक्सलियों ने हमने कहा कि अगर कहा रणनीति जो बनाई वो हमने कहा संजू, जैसे भारत में कौटिल्य थे वैसे उन्हीं के समकालीन आसपास संजू चीन के जो विचारक थे, जो एक युद्ध विचारक थे और जिनको आधार बनाकर माओ त्से तुंग ने अपनी विचारधारा बनाई, इसीलिए नक्सलियों को हम लोग क्या कहते हैं, माओवादी। तो संजू ने क्या बताया कि जब हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो लड़ाई उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी युद्ध से ज्यादा मनोविज्ञान से लड़ाई होनी चाहिए। और जब मनोविज्ञान से लड़ाई की बात की तो उन्होंने क्या कहा कि नक्सलियों ने रणनीति बनाई और यही रणनीति माओ ने फॉलो की चाइना में। उनका कहना है सरकार पर आक्रमण मत करो, सरकार पर आक्रमण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा सरकार की इच्छा शक्ति पर हमला करो। जो सरकार के उपकरण हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके लड़ने की इच्छा शक्ति पर आक्रमण करो। और अगर तुमने इच्छा शक्ति मार दिया तो जब एक बार जोरदार हमला करोगे तो सरकार लड़ने में सक्षम नहीं। और चूंकि माओ त्से तुंग ने ये काम करके दिखाया है, नेपाल में भी बहुत हद तक सफल रहे हैं, तो भारत के माओवादियों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि आज नहीं तो कल वो अपने लक्ष्य में क्या होंगे, सफल होंगे। और ये जो इच्छा शक्ति वाली बात बताई थी कि कैसे सरकार की इच्छा शक्ति पर आक्रमण करना है, उसके लिए हमने आपसे अभी समराइज्ड वे में फिर कह रहे हैं कि क्या बनाई नक्सलियों ने रणनीति। उन्होंने कहा पहला फेज है अटैक का, और अटैक हमने कहा गुरिल्ला, छापामार युद्ध। और गुरिल्ला युद्ध की खास बात क्या होती है कि इसमें समय यानी टाइम क्या होगा, स्पेस क्या होगा, ये नक्सली तय करेगा। वो ट्रैप बिछाए, गलत सूचना दे दे अधिकारियों को कि कोई बहुत बड़ा नक्सली यहाँ पर छुपा हुआ है, पुलिस वहाँ जाए तो वो फिर छुप के वहाँ पर एम्बुश कर दें, अटैक कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को ये मैसेज दें कि हम आपके यहाँ रुके हुए हैं, एक स्थान विशेष पर रुके हुए हैं, आप वहाँ आकर भी क्या कर सकते हैं, हम पे अटैक कर सकते हैं। यानी वो ट्रैप बिछाते हैं, तरीके बिछाते हैं जिससे कि क्या नाम है, वहाँ पर अटैक हो। और हमने दंतेवाड़ा का एग्जाम्पल आपको दिया। आप दंतेवाड़ा के आक्रमण को सोचिए, कितना सैन्य रूप से प्लान्ड है, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो मिलिट्री रूप से कितने ऑर्गेनाइज्ड है। दंतेवाड़ा की घटना देखिए। होता क्या है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े बड़े इलाके में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, और उनका एक रूट तय होता है कि कॉम्बिंग किधर से वो क्या करेंगे। मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर का कॉम्बिंग एरिया है। अब सोचिए एक सीआरपीएफ का जवान अपने पीठ पर 15-20 किलो का सामान, जिसमें हथियार हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, एम्बुस है, उसके अलावा वो जैकेट पहने हुए है, हथियार उठाए हुए है, तो कुल मिलाकर 20 से 25 किलो का सामान है। और वो 20 किलोमीटर एरिया में क्या कर रहा है, टहलता है। और रात में 2 से 4 के बीच में आते आते ये मानव की स्वाभाविक गति है कि इंसान थक जाता है। जब वो थक जाए तो इनके जो लोकल इंटेलिजेंस है, आदिवासी, वो उनको लगातार सूचना देते रहते। अब आप सोचिए कि जब दंतेवाड़ा में ऐसे पहाड़ियाँ थीं, बीच में एक नदी बहती थी, यहाँ पर उन्होंने अपना कैंप लगाया और यहाँ पर क्या थे, पत्थर थे। अब आप सोचिए कि सूचना तंत्र उनका हमसे ज़्यादा उनका स्ट्रांग सूचना तंत्र है। और ये सूचना तंत्र देखिए कैसे,
जब 3 से 4 के बीच उन्हें पता है कि लोगों में एक थोड़ा सा इतना थकान हो जाएगा तो नींद आने की संभावना तो क्या होगी, बढ़ेगी। पहले उन्होंने अटैक किया, यहाँ से पहाड़ से गोलियां चलानी शुरू की। अब आप बताइए, स्वाभाविक तौर से पहाड़ से अचानक गोलियां चले तो जो पहली और आप खुले में हैं, तो पहली स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है, आप भाग के इन पत्थरों के बीच में क्या होंगे, छुपेंगे। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, इंसान की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो जाके छुपेगा। सोचिए, उनके अटैक के 5 मिनट के अंदर इन्होंने यहां पत्थरों के पीछे पहले ही एलईडी बम क्या किया था, आईईडी बम क्या कर रखे थे, लगा रखे। यानी जब ये भाग के छुके, उससे 5 मिनट बाद यहां पर व्यापक अटैक हुआ, बम विस्फोट हुआ और यहां आतंकवादी, यहां पर जो सीआरपीएफ के जवान थे वो मारे गए। रात में कभी भी देखिएगा कि जब बम की आवाज़ आएगी, गोलियों की आवाज़ आएगी तो दूर तक वो सूचना जाती है। उनकी 2, 3, 4 किलोमीटर पे अगली प्लाटून वहाँ पर वो भी रुकी हुई थी और वहाँ से यहाँ पहुँचने का एक रूट था। उन्हें पता था कि जब ये आवाज़ें आएंगी तो वो लोग वहाँ से कॉम्बिंग करके हुए यहाँ आएंगे और जब वो कॉम्बिंग करके आएंगे तो रास्ते में उन्होंने क्या किया था, भूमिगत बम पहले से ही लगा रखे। इस तरह से उन्होंने घेर के बहुत व्यापक अटैक किया। आप सोच लीजिए, इस काम को करने के लिए क्या आपको लगता है कि सिर्फ सामान्य आदिवासी इस तरह की सैन्य या मिलिट्री प्लानिंग कर सकता है? नहीं। तो पहला वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और हमने जैसे कहा, अटैक करके क्या करते हैं, सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। किसी की गर्दन काट देंगे, किसी के कपड़े उतार देंगे, जिससे कि उसका जो साहस है अंदर का वो क्या हो जाए, टूट जाए। अटैक करेंगे तो दूसरे फेज पे उन्हें पता था कि जनमत क्या होगा, अब मोबिलाइज्ड होगा कि किसी तरह से नक्सलियों को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। और जब नक्सलियों को खत्म करने की बात आएगी, उन पर दबाव बनेगा, तो अगला फेज हमने अभी क्या बताया, सर्वाइवल का। उन्हें पता है कि अब इस फेज में असली उद्देश्य क्या है, सर्वाइवल का है, किसी तरह अपने को बचाने का है। और सर्वाइवल के लिए क्या रणनीति है? पहली रणनीति तो हमने कहा, जनमत को अपने पक्ष में करना। और जनमत को अपने पक्ष में कैसे करेंगे? आदिवासियों को बहुत भोला दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि पिछले अंग्रेजों के समय भी उनका शोषण हो रहा था, आज भी उनका शोषण हो रहा है, आज भी उनके लिए, यानी अब नक्सली अपने को आदिवासी बताने लगे। अभी तक कुछ आदिवासियों में से कुछ लोग नक्सली हैं ना, पूरा आदिवासी समाज तो नक्सली नहीं है, पर उन्होंने अपने को अब आदिवासी समाज के रूप में दिखाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि बहुत भोले हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, 75 सालों से विकास और सुशासन का कोई मुद्दा उनका हल नहीं किया गया। और इस जनमत के लिए उनकी रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि सुरक्षा बलों पर क्या किया जाए, इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये रेपिस्ट हैं। कुछ लोग रेप कर देते हैं आदिवासियों का, कुछ लोगों को ये दिखाया जाए कि रेप करने के अलावा वो ये भी करते हैं कि उनका दमन करते हैं, शोषण करते हैं, झूठे इनकाउंटर में उनको क्या करते हैं, मार गिराते हैं। तो इस तरह से उनको क्या दिखाया जाएगा कि किस तरह से सुरक्षा बल की इमेज जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और दूसरी चीज़ वो क्या दिखाएंगे कि आदिवासी अगर एक तो शांतिप्रिय लोग हैं और कभी हमला इन पर करते हैं तो हमला उनका करने का क्या है, एक तो प्रतिक्रिया है, यानी वो रिएक्शन में हमला करते हैं। वो बेचारे हमला करना नहीं चाहते। अगर उन्होंने मारा है तो सिर्फ इसलिए मारा है कि उनके साथ शोषण बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। साम्राज्यवादी शक्तियां, कॉरपोरेट जो हैं, उनके संसाधनों का दोहन कर रही हैं और उस दोहन का परिणाम है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यानी इमेज बिल्डिंग का काम किया जाएगा कि कैसे ये इमेज क्या हो, उनकी बने। और इसके लिए हमने कहा था ढेर सारे एनजीओ, जिसमें ज़्यादातर एनजीओ क्या होंगे, स्पॉन्सर होंगे। मीडिया जगत के बड़े बड़े लोग, नाम जानते होंगे कई लोगों का, ये क्या अरुंधति राय जैसे लोग लिखना शुरू कर देंगे लेख कि कैसे आदिवासियों का कॉरपोरेट निजी क्षेत्र क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। फोकस किस पर है? वो जनमत जो आक्रमण के बाद
एक तरह से नक्सलियों के लिए नेगेटिव हो गया था। अब उस जनमत को चेंज किया जाए कि वो जनमत आदिवासियों के लिए सिंपैथाइज हो जाए, यानी उनके लिए एक तरह से सहानुभूति विकसित करना क्या कर दे, शुरू कर। और आज के सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन इसमें लेख लिखे जाएंगे आदिवासियों के, आप देखिएगा ऐसे में क्या किया जाता है, उनके बयान छापे जाते हैं। यूट्यूब पे उनका एक चैनल, कोई छोटा मोटा लोकल चैनल क्या करेगा, उनके पक्ष को रखने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, और इस तरह से जनमत को चेंज करने की कोशिश की जाएगी। जब सर्वाइवल वाले फेज से वो निकल जाएंगे तो उन्हें पता है कि अब हमें करना है कंसोलिडेशन। इमेज बिल्डिंग कर दी। अगर कोई कल को कोई सैनिक उधर से मिल जाए उनके एरिया में, कोई टीचर उनके एरिया में मिल जाए तो उसका स्वागत कर देंगे, उसका सम्मान कर देंगे। वो फोटो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे क्या हो जाएगी, छप जाएगी। यानी इमेज बिल्डिंग करने के बाद अब वो क्या करेंगे, अपने वित्तीय तंत्र को और मजबूत करेंगे, क्योंकि उनको पता है लड़ाई लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत है। और हथियार क्या मिलेंगे, ये जो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल का बॉर्डर है, जो छिद्रित, मतलब सीमाएं बहुत वहाँ पे खुली हुई हैं, उसका उपयोग करके उन्हें क्या है, हथियार जुटाने हैं, और हथियार आधुनिक जुटाने। तो वित्तीय तंत्र मजबूत करेंगे, प्रशिक्षण तंत्र मजबूत करेंगे, आर्मी को और मजबूत करेंगे। जब लोगों को ये मैसेज जाएगा कि सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़, और सरकार, हमने कहा जैसे ही चिदम्बरम ग्रीन हंट की बात करेंगे, उनके ही पार्टी के नेता, क्योंकि जब जनमत अब आदिवासियों के पक्ष में जाएगा तो विपक्षी पार्टियां इसका लाभ उठाना क्या कर देंगी, शुरू कर देंगी। वो भी उनके साथ हो जाएंगी, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो ऐसे में अब वो वित्तीय तंत्र, प्रशिक्षण तंत्र को मजबूत करेंगे और दोबारा, हमने कहा, अटैक करेंगे। और ये अटैक संजू के हिसाब से कि एक बार सीआरपीएफ के और सुरक्षा बलों के मन में आ गया कि सरकार उनकी नहीं है, उनके मानवाधिकार नहीं है, नक्सलियों के मानवाधिकार हैं, हमारे मानवाधिकार नहीं हैं। और जैसे ही ये भाव आएगा, लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, और एक बार जब जोरदार हमला होगा तो सरकार उसे सुरक्षित करने में सक्षम नहीं। तो प्रश्न है कि अब ऐसी कंडीशन में हमने कहा सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने बात क्या की थी कि नक्सलियों की रणनीति तो हो गई, अब सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सरकार की रणनीति को जानने से पहले दो चीजें जाननी जरूरी है। हमने आपसे कहा कि नक्सली तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि उनको लड़ाई कैसे लड़नी है, उनकी विचारधारा स्पष्ट है, उनको पता है लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़नी है, उन्हें पता है प्रोपेगेंडा वॉर लड़ना है, उनको पता है कि लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाना है। पर सरकार की रणनीति जानने से पहले हमें यह समझना है कि सरकार के समक्ष जो वैचारिक संघर्ष है, एक वैचारिक द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है कि लड़ाई लड़ी कैसे जाए, उसका फायदा हमने कहा नक्सली क्या करते हैं, उठाते हैं। रणनीति है, उसको कहते हैं क्लियर एंड होल्ड। ये बताएंगे आपको। रणनीति है जो चल रही है उसको कहते हैं क्लियर एंड होल्ड। ये क्या है जरा समझिए। ये संजू, उनके विचारक जो हमने आपको बताए थे। हमने कहा ये इलाका था, याद कीजिए, ये रेड जोन है जहां पर नक्सलियों ने अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर ली। उनका अपना तहसीलदार है, आप सबकी लैंग्वेज में पटवारी है, सब कुछ एक व्यवस्था है। कहने को वहां नाम मात्र की सरकार है। शाम को 6 बजे इन इलाकों में लाल सलाम की सरकार क्या होती है, कार्य करना शुरू करती है। तो एक तो ये समानांतर सरकार। हमने कहा नक्सलियों की रणनीति है पिंक जोन। पिंक जोन कौन सा इलाका बताया, जहां नक्सली भी सक्रिय हैं और जहां अभी सरकार भी क्या है, सक्रिय है। और ये इलाका हमने बताया जहां सिर्फ सरकार सक्रिय है, नक्सली वहां तक फैलने का काम करा रहे हैं। तो अभी हमने कहा था कि जहां ये वाला इलाका है, यहां नक्सली वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं,
जैसे हमने कहा था जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं ना, वही लोग जो नक्सलियों को बचाने के लिए प्रोपेगेंडा वार चलाते हैं, ये शहरों में कोबाद गांधी के रूप में या विचारक के रूप में या वकील के रूप में ये क्या करते हैं शहरों में, क्योंकि हमने कहा ना शहरों में भी 33% आबादी झुग्गी झोपड़ियों की है, वहाँ भी लोगों के अंदर आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। तो वो उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तो अंदर से बाहर बढ़ रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो सरकार को बाहर से क्या होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। जो पिंक एरिया है वो व्हाइट में बदल जाए और जो रेड एरिया है वो किस में बदल जाए, पिंक में बदल जाए। सरकार को क्या करना चाहिए कि जहां पिंक है, जहां नक्सल और सरकार दोनों हैं, वहां नक्सलियों को सफाया किया जाए। यानी पिंक एरिया को कहा गया क्लियर करो। क्लियर करो मतलब सेना का सहारा, सेना का मतलब एक सेना एक प्रतीक है, सिंबल है, उसमें सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है, सीआरपीएफ है और बाकी लोग। तो जब हम सेना की बात करते हैं तो सेना सिंबलाइज है ताकत का, कि हम ताकत का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो यहां मतलब क्या है कि पहले सुरक्षा बल पिंक एरिया को क्या करें, क्लियर करें, और क्लियर करके इस पिंक एरिया को क्या करें, व्हाइट एरिया में बदलें। पर बात यही है कि आखिर कहीं ना कहीं सरकार भी ये समझती है कि आदिवासियों की समस्याएं या पिछड़े वर्ग की समस्याएं जेन्युइन है। कहीं ना कहीं सरकार के विकास मॉडल में प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं सरकार ने राजनीतिक न्याय की जो बात की लेकिन सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू नहीं कर पाए हैं। तो अगर ये वाइट एरिया तुमने आज बदल भी दिया तो क्या आपको लगता है कि हम ताकत के बल पे बहुत लंबा शासन कर सकते? नहीं कर सकते। तो क्लियर कराना आसान है, पर क्लियर करके होल्ड करना कि ये लगातार वाइट एरिया में बना रहे, उसके लिए सरकार को बताएंगे रणनीति काम करनी पड़ेगी विकास एवं क्या करने के लिए, सुशासन के। यानी क्लियर कराने के लिए फोकस किस पर होगा, शक्ति पर। सरकार क्या है, क्लियर कराने के लिए ताकत का क्या करेगी, सहारा लेगी। लेकिन जब एक बार क्लियर हो जाए तो उसे होल्ड करने के लिए क्या करेगी, विकास और सुशासन का सहारा लेगी। लोग कहते हैं विनिंग हार्ट एंड माइंड, दिल और दिमाग को जीतना है, आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में क्या है, शामिल करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इस तरह से नक्सलवाद की जड़ों को क्या करना है, समाप्त करना है। हमने कहा ये तो है रणनीति उनकी सरकार की, अगर हम एक लाइन में कहें, पर असली चीज समझनी है कि आखिर सरकार क्यों असफल हो जाती है। वैसे 2010 से 19 के आंकड़े देखेंगे तो सरकार सफल है। हमने बताया था अभी कि पहले वो 223 जिलों में था 2010 में, अब 90 जिलों में आ गया है और प्रभावी तो 60 जिलों में ही है। तो इसका मतलब सरकार की क्लियर एंड होल्ड पॉलिसी काफी हद तक क्या रही है, सफल रही है। फिर भी खत्म नहीं हुए हैं और वो अपनी रणनीति पर अभी भी क्या है, कायम है। और आगे हम बताएंगे जैसे जैसे चाइना एग्रेसिव मोड में आएगा और चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नक्सलियों को भी भारत के सेनाओं का मूवमेंट और सीआरपीएफ का मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा, तो नक्सलियों का शक्ति संतुलन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम किसी तरह से चाइनीज इंटेलिजेंस का उपयोग करके नक्सलियों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फेस स्कैनिंग करके अगर हम भारत के सेनाओं के मूवमेंट को भी जानना शुरू कर दें तो नक्सलियों से निपट पाना भारत के लिए बहुत ही क्या होगा, मुश्किल। आने वाली लड़ाई और खतरनाक होनी है, इसलिए पहले से हमें रणनीति को क्या करनी है, बतानी। तो हम लोग पहले वैचारिक द्वंद्व को समझते हैं, और वैचारिक द्वंद्व जो है वो देखिए, अगर हम एक शब्दों में कहें दो है। एक है दृष्टिकोण सैन्य दृष्टिकोण कहते हैं। सरकार देखिए मध्यम प्रतिपदा पे काम करती है, बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। पर हमें विचारधारा को क्वेश्चन भी आपके इसी सेंस में आते हैं, वैचारिक संघर्षों पे आते हैं, तो आपको सभी परिप्रेक्ष्य को क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। और दूसरा दृष्टिकोण है मानवीय दृष्टिकोण, यानी नक्सलवाद से कैसे निपटा जाए, इसकी दो रणनीतियां। एक रणनीति ये कहती है
कि नक्सलवाद भारत की संप्रभुता पर एक हमला है और इसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इन्हें क्रश करना है, इन्हें खत्म करना है, वरना आने वाले समय में ये चुनौती बहुत ही क्या हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी। और आप नोटिस करिएगा, जब भी कोई बड़ा हमला नक्सली करेंगे, ये वाला दृष्टिकोण डोमिनेट करना क्या कर देगा, शुरू। पर कुछ लोग क्या कहेंगे दृष्टिकोण में कि नक्सली आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, तो उनके साथ हीलिंग टच, यानी उनकी, वो क्या कहेंगे मानवीय दृष्टिकोण वाले, लक्षणों का इलाज ना करो, बीमारी का इलाज करो। उनका कहना है कि अगर आप ताकत के बल पर समस्या का समाधान करेंगे तो ये बीमारी तो कुछ और है ना। बीमारी तो आप देखिएगा, हम बताएंगे आपको, कई सालों का संकुच, जो एकत्रित आक्रोश है, वो आक्रोश अभिव्यक्त हो रहा है किसी न किसी माध्यम। तो ये जो राज्य असफल हो रहा है, सरकार असफल हो रहा है, इसलिए ये लोग अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो सरकार को अपनी प्रासंगिकता को क्या करना है, सिद्ध करना। तो ये कहेंगे कि दृष्टिकोण इनके साथ, आदिवासियों के साथ ऐसा होना चाहिए। हम लोग पहले दोनों के आर्गुमेंट को समझेंगे। असल में क्या है, इस क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में, कुछ लोग देखिएगा कि इस दृष्टिकोण के समर्थक, और हम कुछ भी कहें मानेंगे यही, और कुछ लोग इस दृष्टिकोण के समर्थक होंगे, हम कुछ भी कहेंगे मानेंगे यही। आप दिल से कुछ भी मानिए, दोनों के आर्गुमेंट को समझिए। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। हम दूसरे के विचारों को भी स्वीकार करना शुरू करें। तो पहले हम दोनों के दृष्टिकोण को समझ लें और तब अपनी राय बनाएं। और हमने कहा राय सरकार की भी यही है, बीच का। क्लियर मतलब सैन्य वाला, और होल्ड मतलब कौन सा, मानवीय। सरकार भी बीच के रास्ते पे चल रही है। आप फेसबुक और मीडिया में कुछ भी लिखिए, सरकार भी जानती है कि कैसे, बच्चों की सरकार लोकतंत्र में है और जनमत को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में देखिए, कभी जब हमले होते हैं, दंतेवाड़ा में होगा, सुकमा में होगा, 2014 में, 2018 में हमला हुआ, तो सरकार भी जैसे हमला होता कहता है नष्ट कर देंगे, घुस के मारेंगे, सब चीज़ें चलती रहती हैं। पर सरकार ओवरऑल इसी पॉलिसी पर देखिएगा क्या करेगी, काम करेगी। तो पहले हम देखते हैं सैन्य दृष्टिकोण। और मैं कह रहा हूं बार बार, जब मैं सैन्य दृष्टिकोण की बात करूं तो पहले उनका आर्गुमेंट समझिए। अपने विचार को पहले मत रखिए, पहले किसी के आर्गुमेंट को समझ लेना चाहिए कि क्या उनका आर्गुमेंट। तो एक एक करके सैन्य दृष्टिकोण वालों के आर्गुमेंट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। इनका पहला आर्गुमेंट क्या है, ये कहते हैं विकास और सुशासन की जो बात है, ये शांति का परिणाम है। इनके तर्क को समझिए। ये कहते हैं पहले शांति आती है तब विकास आता है। वो कहेंगे कि जो आप कह रहे हो विकास और सुशासन ले आओ तो नक्सली शांत हो जाएंगे। उनका कहना है ये आर्गुमेंट ही पूरी तरह से क्या है, गलत है। उनका जरा तर्क समझिए। वो कहते हैं कि अगर एक एरिया है, मान लेते हैं मुखर्जी नगर एक एरिया है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मुखर्जी नगर। इस एरिया में आप सोचिए असुरक्षा लोगों में बहुत ही क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, सरकार नाम की चीज़ न रह जाए, केओस फैल जाए, डकैती, हत्या, लोग किसी के घर में घुस जाए, किसी का सामान लूट लें। तो आप कहेंगे असुरक्षा का मतलब है यहाँ सरकार पूरी तरह, लोग क्या नारा देंगे कि सरकार पूरी तरह क्या है, असफल है। आखिर आप सीरिया में और भारत में, या भारत और अमेरिका में क्या अंतर है कि अमेरिका का नागरिक रात में 2 बजे भी टहलता है तो विश्वासपूर्वक टहलता है। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो जाए, पर उसके मेंटल, मानसिक रूप से वो विश्वास करता है कि उसके साथ गलत नहीं है। 2001 में भारत में संसद पे आतंकवादी हमला हुआ, 2001 में अमेरिका में WTC पर हमला हुआ, पर 2019-20 चल रहा है और आप सोचिए इन 20 सालों में क्या कभी अमेरिका पर दोबारा आतंकवादी हमला हुआ? नहीं। पर भारत में बार बार हमले हुए। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक राज्य के रूप में, सरकार के रूप में
अमेरिका की सरकार ने इसे प्राथमिकता पे रखा कि वहां पर दोबारा ऐसा हमला ना हो, क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, हर कीमत पर होना चाहिए। तब आप सोचिए, असुरक्षा में पहली चीज निजी निवेश होने तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। हमसे कोई कहे, अभी मनीष जी कहे कि सर एक कोचिंग खोलिए, वहाँ पे 3000 बच्चे एक साथ मिल जाएंगे आपको, फीस आप 2 लाख रखिएगा। तो निवेशक जो प्राइवेट वाला होता है पहले क्या देखता है? रिटर्न। तो मैं तुरंत कहूँगा हाँ हाँ हाँ, तुरंत क्या है, हाँ कहाँ करना है? इन्होंने कहा सर नागालैंड में करना है या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में करें। आप बताइए मैं करूँगा? नहीं, क्योंकि कहा जाता है सेफ्टी, लिक्विडिटी और तब रिटर्न। रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, पर पहली चीज क्या होनी चाहिए कि सुरक्षा का होना बहुत ही क्या है? जरूरी। सुरक्षा का होना बहुत ही क्या है? जरूरी। तो मैं तो निवेश करना दंतेवाड़ा में या नागालैंड में क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। दूसरी चीज कि अब बचा सिर्फ और सिर्फ निवेश कौन सा? सार्वजनिक निवेश। सार्वजनिक निवेश का मतलब है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? सरकार निवेशक बनेगी। यानी मुखर्जी नगर में निजी क्षेत्र तो आना बंद कर देंगे, अब निवेशक के रूप में कौन आएगी? सरकार। और सरकार जब निवेश करती है तो उस निवेश को क्रियान्वयन के लिए उसे संस्थाएं चाहिए। अब दंतेवाड़ा में आप सोचिए, शिक्षा लागू करनी है, स्वास्थ्य लागू करना है, जो भी व्यवस्था लागू, मनरेगा लागू करना है, तो उसके लिए सरकारी अमला चाहिए। शिक्षा के लिए टीचर चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, सामान चाहिए, यानी वित्तीय तंत्र भी चाहिए और मानवीय तंत्र भी चाहिए। आप बताइए कि मेरी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हो जाए, मैं टीचर हूँ और मैं जा रहा हूँ स्कूल में, जंगल के बीच से 2 नक्सलियों ने मुझे रोक लिया और कहा मास्टर साहब कल से आना क्या कर दो, बंद कर दो। तो मैं कहूँगा मैं तो मुलाजिम हूँ सरकार का। कहा कोई बात नहीं, तनख्वाह कितनी है? हमने कहा 50,000। कहा 30,000 तुम्हारे और 20,000 हमारे। आप बताइए, मैं तुरंत तैयार हो जाऊँगा, जान भी बच गई और साथ में स्कूल जाने की जहमत भी नहीं रही। दिल्ली मुखर्जी नगर में ध्येय में एडमिशन ले लूँगा, तैयारी शुरू कर दूँगा और टीचर से IAS बनने की प्रेरणा मुझे क्या हो जाएगी? नहीं। तो जिस जगह पे आप सोचिए कि असुरक्षा का वातावरण हो, वहां सबसे पहले असफल कौन होता है? संस्थाएं। और जब संस्थाएं असफल होंगी तो जितना भी आप विकास के नाम पर पैकेज देंगे, जितना भी पैकेज, चाहे नॉर्थ ईस्ट में दें चाहे नक्सली क्षेत्रों में दें, वो सारा पैकेज किसके पास चला जाता है? किसके पास चला जाता है? नक्सलवाद। ये उनके वित्त के पोषण का तंत्र बन जाएगा। यानी हम तो दे रहे हैं आदिवासियों के लिए, उनके विकास के लिए, लेकिन चूंकि शांत और संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं तो वो पैसा सरकार का एक तो धन भी व्यय हो रहा है और उसमें क्या है? पैकेज भी क्या हो रहा है? कहां चला जा रहा है। और इसका एक और परिणाम होता है, इसमें क्या है? स्टेक होल्डर चले आ जाते हैं। मैं डीएम हूं, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं डीएम हूं नक्सली इलाके का, अबूझमाड़ जिले का छत्तीसगढ़ में, या गढ़चिरौली महाराष्ट्र में मैं डीएम हूँ। मुझे पता है नक्सली इलाकों में ऑडिटिंग करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऑडिट वाला जाएगा नहीं वहाँ। खर्चा हुआ कि नहीं, तालाब खुदा कि नहीं, तालाब बना कि नहीं, स्कूल बना कि नहीं, इसकी ऑडिटिंग संभव नहीं है। तो फंड आया 100 करोड़ रुपया, वो मैंने पेपरों में दिखा दिया और वो फंड हमारे और हमारे तंत्र में क्या हो गया? चला गया। तो आप नोटिस करिएगा, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नक्सली इलाकों में फंड सबसे ज़्यादा जाता है, पर वो फंड ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंचता है। चूंकि संस्थाएं नहीं हैं, ऑडिटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो उसका उपयोग कौन करता है? उसका उपयोग कौन करता है? ये जो तंत्र बनता है नक्सलियों का, प्रशासन का भी, उसी में और भी कई लोग ठेकेदार शामिल हो जाएंगे और वो तंत्र उसका उपयोग करना शुरू करता है। उसमें सामान्य लोग, जो सिंपल निचला वर्ग है, उसको कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसे लोग तो चाहते हैं कि नक्सलवाद की समस्या क्या रहे? बनी रहे। तो जो सैन्य दृष्टिकोण के समर्थक, उनका क्या कहना है? पहले शांति लाओ, सुरक्षा स्थापित करो।
सुरक्षा शारीरिक ही ना हो, मानसिक भी हो कि हम सुरक्षित हैं। संस्थाओं को विकसित करो, ऑडिटिंग की व्यवस्था करो, आदिवासियों को सशक्तिकरण करो, उस व्यवस्था में शामिल हो और उनके मन में भी नक्सलियों का कोई भय न रहे। जब ऐसा करोगे तब जाके आप वहां पर क्या करोगे, नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर पाओगे। ये उनका पहला तर्क है, लॉजिक है, जिसमें वो कहते हैं कि विकास और सुशासन शांति की पूर्व शर्त नहीं है, परिणाम है। मतलब जो मानवीय वाले कहेंगे कि विकास लाओगे तब आदिवासी नक्सल से हटेंगे, ये क्या कह रहे हैं, पहले नक्सलियों को हटाओगे तभी आदिवासियों का विकास होना क्या होगा, संभव। दूसरा आर्गुमेंट क्या है इनका, मैं फिर कह रहा हूं, आप किसके समर्थक हैं अपने तक सीमित रखिए, पहले पक्ष समझ लीजिए तब अपनी राय रखना क्या करिए, शुरू करिए। दूसरा क्या है, इनका कहना है कि ये सब बेकार नक्सली जो हैं ये किसी विचारधारा से जुड़े नहीं, ये माओ लेनिन को, मार्क्स को नहीं पढ़े हो, इन्हें शोषक शोषित केवल ऊपरी सतही तौर पे पता है। दरअसल ज्यादातर जो नक्सली निचले तबके के हैं, अगर कुछ लोग ऊपर के छोड़ दिया जाए तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के युवा हैं। अब आप सोचिए कि मैं अपने देवरिया जिले में रहने वाला हूं और वहाँ पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो ये पता है कि डीएम कलेक्टर तो बन नहीं पाऊँगा, डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं पाऊँगा, और स्वभाव से थोड़ा उग्र हूँ, तो शुरू से कंचा अंचा खेलता हूँ, गुल्ली डंडा खेलता हूँ, पिताजी 2 थप्पड़ मारते हैं, हाई स्कूल में फेल हो गया, 8वीं में फेल हो गया, तो मेरे सामने तो एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम है, पहचान की, और मुझे बार बार कहा जाएगा कि देखो फलाने का लड़का तो बहुत तेज है, फलाने हो गया, तुम तो पैदा हुए हमारे यहाँ बिल्कुल क्या हो गए, बेकार हो गए। अब आप सोचिए कि मैं छोटी मोटी चोरी वोरी करता हूँ, अचानक मेरे इलाके, और थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति का हूँ, मेरे इलाके में एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें नक्सली इस देवरिया जिले का रीजनल कमांडर बना दूंगा। आप सोचिए कि उन्होंने तो इसलिए भर्ती किया है कि मैं विचारधारा से थोड़ी जुड़ा हूँ, मेरे आक्रोश को जो समाज के लिए था, परिवार के लिए था, राजनीति के लिए था, उसको ऊपरी ऊपरी समझा के मेरी मानसिकता के हिसाब से एक नौकरी खोज दी गई और कहा गया रीजनल कमांडर हूँ, 10,000 रुपये मिलेगा तुम्हें। तो आपको लगा 10,000 रुपये तो बहुत कम है, तो उन्होंने कहा इसके पीछे छिपे हुए जो और चीज़ें हैं, लाभ है, वो सोचो। हमने कहा क्या लाभ? कहा देवरिया देखो वन का इलाका है और यहाँ लकड़ी कटती है, उसमें पैसा तुम्हारा, यहाँ खनन का काम होता है, बालू खोदी जाएगी, यहाँ सरयू के किनारे ये किया जाएगा, उस खनन में तुम्हारा लेवी, यानी कहा जाएगा 10,000 रुपया ये, और साइड से जितना भी देवरिया जिले में कोई पूंजीवादी व्यक्ति काम करेगा उसमें 2.5% तुम्हारा जीटी, गुंडा टैक्स, उसको उन्होंने कह दिया वैचारिक टैक्स, नाम बदल दिया भाई गुंडा टैक्स का, और उन्होंने कहा 2.5%। तो उन्होंने हमें हिसाब दिखाया कि देवरिया जिले में 100 करोड़ का काम होता है, ठेकेदार करते हैं, सब करते हैं, 2.5% के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपया क्या है तुम्हारा। मैं कहा अरे ये तो अभी तक तुम्हें जानता ही नहीं था। मैं तुरंत क्या बन गया, नक्सली। अब नक्सली बनने की योग्यता बनानी पड़ेगी, तो हमने कहा हमें क्या करना चाहिए? कहा पहला काम करो, 5 सिपाहियों पर हमला करो और हमला करके मार, क्योंकि योग्यता है ना भाई, आप डीएम बनने जा रहे हैं तो आपकी योग्यता है बीए करो, प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो। तो एक नक्सली के लिए पहली योग्यता क्या है? छोटा अधिकारी कौन बनेगा? जो 1 सिपाही को मारेगा, और बड़ा बनेगा 10 को मारेगा। और गणपत और आजाद बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए आपको 100-150 लोगों को एक साथ क्या करना होगा? मारना होगा, तभी तो आपकी वसूली का तंत्र क्या होगा? बढ़े। ये दृष्टिकोण, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक दृष्टिकोण है, उनके तंत्र को समझना है, आप इससे मत जुड़िए। जब मैं मानवीय दृष्टिकोण बताऊंगा तो उनका तंत्र होगा, उनका अपना आर्गुमेंट है। इनका कहना है कि ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवा हैं जिन्हें विचारधारा के बारे में कोई पता नहीं है, ये सिर्फ वसूली के तंत्र अपने। अच्छा, दूसरी चीज़ और क्या है? अब मैं रीजनल कमांडर हो गया तो मेरे भाई ये हैं, इनको मैंने कहा तुम जिला पंचायती लड़ जाओ, यानी मैं नक्सली बना, मेरे परिवार के लोग छोटे छोटे इलेक्शन लड़ना। आप झारखंड में पता कर लीजिए, ज़्यादातर नक्सलियों के परिवार के लोग वहाँ चुनाव क्या करते हैं? लड़ते हैं।
तो मैंने चुनाव लड़वाया, पैसे की वसूली की, नोएडा में भी कई खोजें हुई, छापे पड़े, नक्सलियों के यहाँ पूंजीवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और नोएडा और गुड़गांव में उनके फ्लैट मिले। उनका कहना है आप इन्हें विचारधारा के नाम पर, विचारधारा इनके लिए पहनने और ओढ़ने की क्या है चीज, इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि आप इन्हें नष्ट करो, क्योंकि ये आगे चलकर जब बाह्य सपोर्ट, मैंने कहा चीन और अभी बताएंगे कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बड़े खतरे बना रहा है और चाइना भारत को कैसे उपनिवेश के रूप में विकसित कर रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में व्यापार संतुलन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो हमें बहुत निर्यात करते हैं, हम उन्हें बिल्कुल निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कॉलोनी हम कैसे बन रहे हैं? ऐसे में ऐसे जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज हैं वो चाइना के हाथों की क्या बन जाएंगे? हथियार बन जाएंगे। पाकिस्तान उनके लिए हथियार बन चुका है, आगे और बनेगा। बाकी लोग भी उनके लिए कहीं ना कहीं क्या बनेंगे? हथियार बनेंगे। तो इनका कहना है कि आप इन्हें मौका दे रहे हो कि ये आज छोटे खतरे हैं, कल विशाल खतरे के रूप में क्या हो जाएंगे? तीसरा इनका कहना है कि हमें समझने की जरूरत है कि ये हमारे खिलाफ एक वॉर आमने सामने की नहीं लड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा वॉर कर रहे हैं। और इस प्रोपेगेंडा वॉर में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, जो दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में घूमते हैं, अच्छी शराब पीते हैं, अच्छी वाइन पीते हैं और शाम को शोषक और शोषित के संबंधों पे एक लंबा लेख लिखते हैं, इस प्रोपेगेंडा वॉर ने क्या किया है? लोगों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश की है। तो उनका कहना है कि हमें भी सुरक्षा बलों को जब इनसे लड़ाई लड़नी है तो हमें केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि चौकियां बनाई जाएं, आधुनिक हथियार रखे जाएं, रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाए, इनका लेजर का यूज किया जाए कि इनको हम ट्रेस कर सकें, वो सब तो कहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके खिलाफ उनका कहना है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जरूरत है। ये सामान्य और सीधे नक्सलियों को मत भ्रमित न कर पाए, चाहे उन्हें डरा, साम दाम दंड भेद जैसे भी डरा रहे, इसे रोकने के लिए जरूरी है कि इनका विस्तार होने ना पाए। और हम इस प्रोपेगेंडा वार को तभी खत्म कर पाएंगे जब नक्सलियों के खिलाफ हम एविडेंस खोजें, उनके लिए एक सही रणनीति बनाएं और उनको हम वॉर की तरह लें, हम उन्हें सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के रूप में न लें। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। और चौथा वो अलग से बताएंगे, चाइना आने वाले समय में 2030 तक, कभी इंडिया चाइना की बात होगी बताएंगे, 2030 तक भारत के खिलाफ चीन एक लंबी लड़ाई के मोड में है। अभी देखिएगा आगे चल के वो लंबी लड़ाई मनोवैज्ञानिक स्तर पे होगी, सीमाओं पर होगी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पे होगी। पाकिस्तान की आर्मी, चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इस समय जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं सबका हार्डवेयर कहाँ से आता है? चाइना से। कैसे मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हमारी प्रोफाइलिंग हो रही है और उस प्रोफाइलिंग को यूज करके कैसे भारत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चल रही है। उस लंबी लड़ाई में आतंकवाद, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट, सांप्रदायिकता, भीड़ तंत्र, ये सब मिलकर भारत को अंदर से कमजोर करने की काम कर रहे हैं। तो हमें आतंकवाद से अलग लड़ाई लड़नी है, पर नक्सलवाद से भी हमें अलग लड़ाई लड़नी है। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इसमें पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। तो ये इनका, और अब ये कैसे करेंगे वो एक अलग मुद्दा है, वो रणनीति पे, वो हम लोग कहाँ से बात करेंगे। जब हमने बात शुरू की थी तो उस पर हम लोगों ने कहा था वो कहाँ से करेंगे हम लोग, वो रणनीति की बात है। ये तो हमने कहा वैचारिक संकट है। रणनीति में बताएंगे कि कई मॉडल हैं। एक आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड मॉडल है, एक सीआरपीएफ का मॉडल है, ढेर सारे मॉडल हैं। पर इनका कहना है सेना यानी ताकत ही नक्सलियों से निपटने का एकमात्र क्या है? तंत्र। पर ये तो एक विचार है। हम लोग सरकार की क्लियर एंड होल्ड पॉलिसी को देखें, उसके पहले हमें क्या देखना होगा? मानवीय दृष्टिकोण क्या है। देखिए, इनका आर्गुमेंट अपनी जगह हो सकता सही हो, पर हम
कई बार इन्हीं के विचार के समर्थक होते हैं तो इन्हीं के आर्गुमेंट को सही भी मान लेते हैं। हम दूसरे, क्योंकि हम प्रशासन में हैं और प्रशासन का निष्पक्ष होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो जब तक हम आदिवासियों के और बौद्धिक लोग जो उनका समर्थक हैं उनके आर्गुमेंट को नहीं समझेंगे तब तक ये लड़ाई लड़नी संभव नहीं। और दुनिया में आप खुद सोचिए, ताकत के बल पर कौन सी समस्या समाधान? क्या इजराइल ने ताकत के बल पर फिलिस्तीन की समस्या का समाधान कर दिया? नहीं कर पाए। इजराइल से ज्यादा क्रूर देश कौन है जो ताकत के बल पर समस्या का समाधान करता है? दुनिया में कोई भी देश ताकत के बल पे समस्या का समाधान नहीं कर सकता जब तक कि हमने कहा बीमारी का सही ढंग से डायग्नोस न किया। तो ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, मानवीय दृष्टिकोण क्या है, और देन समझेंगे सरकार की क्लियर एंड होल्ड पॉलिसी क्या है। थैंक यू।